बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है इंडियन राज्यसभा। इंडियन राज्यसभा को पाकिस्तान के अंदर अगर हम ज़ुबान में कहें तो वो बनता है सेनेट, ठीक है। और इंडियन राज्यसभा के तकरीबन वही पावर्स हैं जो पाकिस्तान की सेनेट असम्बली के पास पावर्स हैं, ठीक है। इसलिए मैं यानी कि ना इंडियन पार्लियामेंट को इतनी ज़्यादा तरजीह इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मोस्टली जो उनका पॉलिटिकल फंक्शन है वो पाकिस्तान के साथ मिलता जुलता है। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर जो राज्यसभा है वो उसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, ठीक है। उसको हम अपर हाउस ऑफ यूनियन पार्लियामेंट भी कहते हैं, ठीक है। और साथ साथ उसे हम यानी कि ना ये रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं स्टेट्स के, ठीक है। पीपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते, ये स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इंडियन स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स। यानी कि इंडियन के जो सूबे हैं, जिस तरह पाकिस्तान के प्रोविंसेस होते हैं, इस तरह इंडियन के स्टेट्स हैं, तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको हम लोकसभा के मेंबर कहते हैं, और राज्यसभा के मेंबर कहते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो प्रोविंसेस के यानी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको हम सेनेटर्स कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो ये होता है कि आबादी के लिहाज से नहीं बल्कि एरिया के लिहाज से, या मतलब एरिया के लिहाज से भी नहीं बल्कि सूबे के लिहाज से हम सीटें डिवाइड किए हुए होते हैं। यानी कि पाकिस्तान के अंदर हर एक सेनेट को, हर एक सूबे को तकरीबन 23 से 25 जो सीटें हैं वो दी जाती हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स या इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉपुलेशन। जबकि इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर अगर राज्यसभा की जो सीटें दी जाती हैं वो दी जाती हैं उनको पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स के हवाले से, उनके लोगों के हवाले से, उनकी पॉपुलेशन के हवाले से, ठीक है। और इसके बाद जो इनके जो राइट्स होते हैं, उसका क्या नाम है, राज्यसभा के पास जो पावर्स होती हैं वो लोकसभा जितनी नहीं होती। यानी कि सेनेटर्स की जो पावर होती हैं वो कम होती हैं, और जो पार्लियामेंटेरियन जो नीचे यानी कि नेशनल असम्बली के मेंबर होते हैं, जिनको इंडियन लैंग्वेज में लोकसभा के मेंबर कहते हैं, उनके पास पावर्स ज़्यादा होती हैं। अच्छा, आगे चलते हैं तो इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं। राज्यसभा की जो कंपोजिशन है, इसके पास जो लोग हैं, मतलब जो स्ट्रेंथ है इनकी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 250 लोग इनके पास होने चाहिए। जबकि इस वक्त इनके पास तकरीबन 245 मेंबर्स पाए जाते हैं। ये जो 245 मेंबर्स हैं ये हर स्टेट के उनके पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ से कलेक्टिवली राज्यसभा के मेंबर कलेक्ट किए जाते हैं। 233 मेंबर जो हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जबकि ऊपर वाले जो 12 मेंबर्स होते हैं वो उनको प्रेसिडेंट खुद सेलेक्ट करता है, और वो स्पेशल लोग होते हैं। यानी कि हर एक फील्ड का कोई ना कोई स्पेशल बंदा, जैसे आर्ट का, लिटरेचर का, ठीक है, लैंग्वेज का, इस तरह मतलब जो लोग होते हैं उनको वो स्पेशल सीट दी जाती है, या मतलब सोशल सर्विसेज का, साइंस का। अच्छा, उसके बाद है मतलब ये जो इनकी कंपोजिशन आगे फिर कैसे होती है, बल्कि आगे इनका मेथड ऑफ इलेक्शन क्या होता है। इनके मेथड ऑफ इलेक्शन के अंदर ये होता है कि जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मतलब जो लेजिस्लेटिव होता है स्टेट के अंदर, मिसाल के तौर पर जिस तरह हमारे यहाँ प्रोविंशियल असम्बलीज़ होती हैं, MPAs जो होते हैं, इस तरह वहाँ के जो अपना MLAs होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असम्बली, जो स्टेट्स की असम्बली के मेंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी अपनी स्टेट्स के जो सेनेटर्स होते हैं या जो राज्यसभा के लोग होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं, या मतलब उनको वोटिंग के ज़रिए इलेक्ट करते हैं और वहाँ पे राज्यसभा के अंदर उन्हें भेज देते हैं, ठीक है। इसका ये वाला मेथड होता है। मतलब हर एक बंदा जो भी स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव्स होगा उसको एक वोट देने का हक़ होगा, और वो एक वोट एक बंदे के ज़रिए अपनी अपनी स्टेट के या अपने अपने सूबे के जो सेनेटर्स हैं या जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनको वो इलेक्ट करेंगे, ठीक है, वोटिंग के ज़रिए, और उनको वहाँ पर राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इनका मिसाल के तौर पर जो ओडिशा उनकी जो स्टेट है, उड़ीसा के मतलब जो लेजिस्लेटिव असम्बली है उसके तकरीबन 147 MLAs होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असम्बली, ठीक है। मतलब उनकी जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो 147 मेंबर्स हैं जो जिनको लोगों ने वोट दिए हुए होते हैं। अब वो जो 147 लोग हैं उनके पास जो सीटें होती हैं राज्यसभा की वो 12 सीटें होती हैं, ठीक है। और उन्होंने फिर कलेक्टिवली उन 147 लोगों ने मिलके 12 लोगों को या 12 मेंबर्स को राज्यसभा के लिए सिलेक्ट करना होता है।
अच्छा, अगला मेथड है इनकी क्वालिफ़िकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा की बात करें तो सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन है ये इंडियन सिटीज़न होने चाहिए, इनकी उम्र जो है वो 30 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, इनके पास वो तमाम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए जो पार्लियामेंट के अंदर यानी कि लाजम होती है, ठीक है। इसके बाद इनके पास गवर्नमेंट का यानी कि इनकी अपनी गवर्नमेंट का किसी भी किस्म का कोई भी ऑफिस नहीं होना चाहिए, मतलब ये कोई भी प्रॉफिट ऑफिस जो है यानी कि गवर्नमेंट की किसी और जॉब पे ये नहीं होने चाहिए, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव जो ये जो राज्यसभा के मेंबर हैं। इसके बाद इनमें से कोई भी बंदा पागल नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि इंसॉल्वेंट जिसे हम कहते हैं। इसके बाद मतलब इनको किसी भी पार्लियामेंट का जो लॉ होता है उसके तहत ये डिसक्वालीफाइड ना हो, ठीक है, यानी कि इनके ऊपर कोई भी जो पार्लियामेंट का केस होता है वो इनके ऊपर ना चल रहा हो, ठीक है। अच्छा, आगे जो है मतलब राज्यसभा के मेंबर जो हैं, नो एनी पर्सन रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया कैन कंटेस्ट इलेक्शन टू द राज्यसभा फ्रॉम एनी स्टेट। अच्छा, यहाँ पर इसमें ये फ़ायदा है कि कोई भी बंदा किसी भी स्टेट का, मिसाल के तौर पर जिस तरह पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के अंदर मैं आपको पाकिस्तान के यानी कि एग्जांपल देके कहता हूँ, मतलब इंडिया के अंदर इस तरह का मामला है कि जैसे पाकिस्तान का कोई भी सूबा है तो उस हर सूबे के जो मतलब सेनेटर्स की तादाद है वो 23 होगी। अब मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो 23 लोग उसी सूबे के अंदर से हों, वो किसी भी सूबे से हो सकते हैं, ठीक है, मतलब वो किसी भी सूबे से उस सूबे के ज़रिए वो इलेक्ट होकर सेनेटर का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि कोई भी जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स है वो किसी भी स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, मतलब बेशक वो रहता कहीं किसी और स्टेट के अंदर है लेकिन वो रिप्रेजेंट किसी और स्टेट को कर सकता है, मतलब उसके लोग वो उस स्टेट के उस बंदे को इलेक्ट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा उसी स्टेट का रेजिडेंशियल हो या उसी स्टेट के साथ वो ताल्लुक़ रखता हो। अच्छा, दूसरी बात है, पांचवी बात है इनके टेन्योर की अगर बात करें तो इससे हम कुसाई परमानेंट मेंबरशिप ये होते हैं, कुसाई परमानेंट मेंबर से मुराद ये है कि तकरीबन 1/3 जो सेनेटर्स होते हैं या मतलब 1/3 जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं ये हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं और हर 2 साल बाद फिर दोबारा इलेक्शन होता है और फिर दोबारा नए लोग भर्ती किए जाते हैं। हर मेंबरशिप की जो मतलब हर जो मेंबर होता है उसका जो टेन्योर होता है वो तकरीबन 6 साल के लिए होता है। अच्छा, आगे चलते हैं, मतलब हाँ, इनके आगे बात करते हैं इनके सेशन के अंदर अगर हम बात करें तो मतलब इनके पास सेशन क्या क्या होता है, सेशन इनका कैसे कंडक्ट होता है। प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा का भी और लोकसभा का भी जब भी उसने सेशन कंडक्ट करना होता है, प्रेसिडेंट ने कंडक्ट करना होता है और उसने जॉइंटली तौर पर कंडक्ट करना होता है, यानी कि दोनों का। जब भी प्रेसिडेंट समझे कि मतलब उनका सेशन कंडक्ट करना ज़रूरी है तो प्रेसिडेंट उन दोनों को बुलवा सकता है, राज्यसभा को भी और लोकसभा को। लेकिन इतना ये याद रखना चाहिए कि इनके एक सेशन के दरमियान या मतलब अपना नॉट मोर दैन 6 मंथ्स विद इन द 2 सेशन ऑफ द राज्यसभा के, मतलब 2 सेशन जो हैं उनके दरमियान 6 महीने से ज़्यादा का वक्फा नहीं होना चाहिए, मतलब हर 6 महीने बाद कम से कम लाजमी जो है वो इनको इकट्ठा होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद है कि मतलब प्रेसिडेंट कभी भी एक स्पेशल या कोई एमरजेंसी केस के अंदर भी इनको बुलवा सकता है। मिसाल के तौर पर कि जो लेजिस्लेटिव असम्बली जो है या मतलब जो लोकसभा है अगर वो डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है, तो उस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए प्रेसिडेंट जो है वो कॉल कर सकता है राज्यसभा के मेंबर्स को, ठीक है, यानी कि किसी भी टाइम एमरजेंसी के लिए। अच्छा, आगे बात करते हैं इनके प्रिविलेजेस की, मतलब इनको फ़वाइद कौन कौन से हासिल हैं। इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब ये इनके मेंबर जो हैं उनको प्रिविलेजेस काफ़ी ज़्यादा मिली हुई हैं। नंबर 1 के ऊपर है कि मतलब ये अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम इनको हासिल होती है अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने की, मतलब जैसे चाहें अपने तासुरात को बयान करें, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर। दूसरा है कि मतलब इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर या डिबेट के दौरान जो भी बात कही, जो भी इन्होंने यानी कि डिबेट के दरमियान बात कही या मतलब जो भी इन्होंने तासुरात दिए अपना किसी भी पॉलिसी के ऊपर इन्होंने मतलब अपने एक्सप्रेशन दिए तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा सकेगा, ठीक है, चाहे वो किस किस्म के भी उनके ख्यालात हों उनके ऊपर किसी भी किस्म का एक्शन नहीं लिया जा सकेगा। नंबर 3 के ऊपर जो है मतलब जब इनका सेशन शुरू होने वाला हो तो 40 दिन सेशन से पहले और 40 दिन सेशन के बाद किसी भी किस्म का
कोई भी जो सिविल ऑफेंस अगर इन्होंने कंडक्ट किया है तो इनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब जो सेशन इनका होता है हर 6 महीने बाद या किसी भी एमरजेंसी के वक्त जो बुलाया जाता है, प्रेसिडेंट अगर इनको बुलाना चाहे तो उसके 40 दिन पहले और उसके 40 दिन बाद तक आप इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है मतलब इनके लिए बाकायदा तौर पर एक स्पेशल कमेटी तश्कील दी गई है, ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एक स्पेशल तौर पर एक कमेटी तश्कील देने का कहा हुआ है, और वो कमेटी जो है वो इनके इस राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं इनके हकूक़ को प्रिजर्व करती है या इनके प्रिविलेजेस को प्रिजर्व करती है, ठीक है, यानी कि उनको प्रोटेक्ट करती है। आगे है कि मतलब चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अच्छा, राज्यसभा जो है मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, यानी कि मुकम्मल तौर पर राज्यसभा की एक्टिविटीज़ को, उसकी मीटिंग्स को कंडक्ट करना, संभालना, प्रोसीड करना, वो सारे का सारा जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसका काम होता है। वाइस प्रेसिडेंट जो बजाते खुद होता है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, और वाइस प्रेसिडेंट जो होता है उसको इलेक्ट किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिल के उसको इलेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि उसका क्या नाम है, जिस तरह मतलब अपना नीचे वाली नेशनल असम्बली भी और ऊपर वाला सेनेट भी मिल के दोनों मिल के उसका क्या नाम है वाइस प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। इसके बाद है कि मतलब एक डिप्टी चेयरमैन भी होता है। डिप्टी चेयरमैन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट की जगह पे, मतलब अगर वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट है, कोई मसला बन गया तो फिर उसकी जगह पे उस सेशन को जो बंदा होल्ड करेगा वो होगा डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन जो है वो अलबत्ता मेंबर होगा राज्यसभा का, और राज्यसभा के लोग मिल के अपना डिप्टी चेयरमैन खुद इलेक्ट कर सकते हैं। अगले इनके पावर्स और फंक्शंस की बात आती है। सबसे पहले इनके पास जो पावर होती है वो है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव के पावर इनके पास ये है कि मतलब जो भी मुल्क के अंदर कोई भी ऑर्डिनरी लॉ, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है या कोई भी ऑर्डिनरी लॉ है, जब वो लॉ पास होगा पार्लियामेंट से तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी जो है वो चाहिए होगी, और मतलब दोनों हाउसेस की 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी उस लॉ को पास करने के लिए, ठीक है। मतलब इनके पास लॉ मेकिंग की इक्वल पावर्स हैं जितनी के लोकसभा के पास हैं, ठीक है, यानी कि लोकसभा की और राज्यसभा की लॉ मेकिंग के दौरान जो पावर्स हैं वो सेम है। अच्छा, आगे है कि मतलब कोई भी लॉ लोकसभा उस वक्त तक पास नहीं करवा सकती जब तक राज्यसभा जो है उसके ऊपर साइन नहीं करेगी या उसको पास नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा के दरमियान किसी बिल के ऊपर डेड लॉक हो जाए, मिसाल के तौर पर कि कोई बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया है लेकिन वो बिल जो है अपना लोकसभा से तो मंजूर हो गया, यानी कि लोअर हाउस से तो वो बिल पास हो गया, लेकिन अपर हाउस जो है मतलब राज्यसभा जो है वो उसके ऊपर डेड लॉक उसने लगा दिया, और अगर 6 महीने के अंदर अंदर वो बिल पास नहीं होता तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, एक जॉइंट सेशन बुलवाएगा जिसमें कुछ लोग राज्यसभा के होंगे, कुछ लोग लोकसभा के होंगे। फिर वो जॉइंट सेशन जो है वो आपस में बातचीत करके उस लॉ को पास करवा लेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मतलब जब लॉ पास हो गया उस जॉइंट सेशन से तो फिर प्रेसिडेंट का ऊपर साइन होगा और वो जो है लॉ जो है वो अपना पास हो जाएगा। लेकिन अगर वो जॉइंट सेशन भी उस लॉ को पास ना कर सका तो वो जो लॉ है वो नल एंड वाइड डिक्लेयर हो जाएगा, यानी कि डेड हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर कोई भी फिर वो बिल दोबारा मतलब वो आगे पास नहीं हो सकेगा, लागू नहीं हो सकेगा। आगे फाइनेंशियल पावर्स, इनके पास फाइनेंशियल पावर नहीं है, ठीक है, मतलब इनके पास किसी भी किस्म का फाइनेंशियल बिल को अमेंड करना, उसके ऊपर अपना मतलब किसी भी किस्म की कुछ भी चार्जेस वगैरह अपनी तरफ से लगाना या देना, इनके पास ऐसे कोई अख्तियारात नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, अपना आगे इनकी बात करें फाइनेंशियल पावर्स के अंदर, क्योंकि मतलब बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो बजट पास होता है, बजट जो पास होता है वो लोअर हाउस यानी कि लोकसभा बजट को पास करती है, ठीक है, और अगर बजट को पास करने के बाद फिर 14 दिन के लिए या मतलब बजट पास होने के बाद लोअर हाउस से बजट पास होने के बाद राज्यसभा के पास भेज दिया जाता है। राज्यसभा अगर मतलब 14 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर अपनी कुछ रिकमेंडेशन देना चाहे या मतलब उसको अमेंड करने की कोशिश करना चाहे तो उसको अमेंड कर यानी कि रिकमेंडेशन करके नीचे भिजवा देती है। अब लोकसभा चाहे तो उनकी रिकमेंडेशन पर अमल करे, ना चाहे तो बिल पास हो गया, ठीक है। मतलब अब लोकसभा राज्यसभा के जो लोग हैं वो सिर्फ उनको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं या उनकी पॉलिसियों को अमेंड करने की
तजवीज़ दे सकते हैं, उसको बिल को मतलब जो फाइनेंशियल बिल होगा, जो बजट के मतलब या पैसे के मतलब जो भी बिल होगा इकॉनमी के मतलब, वो उसको ना तो पास कर सकते हैं ना ही अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि उनके पास किसी किस्म के कोई, इवन के प्रेसिडेंट की भी अपनी वीटो पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता बजट के मामले में या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या मतलब फाइनेंशियल के मामलात में, उसने भी सिर्फ दस्तखत करने होते हैं। अगला है एग्जेक्टिव पावर्स। एग्जेक्टिव पावर्स इनके पास नहीं है। एग्जेक्टिव कमेटी जो होती है, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर की जो काबीना होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ जवाबदेह होती है लोकसभा को, राज्यसभा को जवाबदेह नहीं होती। राज्यसभा के पास किसी भी किस्म का कोई इख्तियार नहीं कि वो एग्जेक्टिव कमेटी के किसी भी चेयरमैन को उसके ओहदे से हटा सकें। वो सिर्फ़ उनकी पॉलिसियों को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, उनको कुछ सजेशन दे सकते हैं, वरना अगर उनको हटाना, उनको रिमूव करना, उनके ख़िलाफ़ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इशू करना या कोई वीटो पावर इस्तेमाल करना, वो सारे इख्तियारात लोकसभा के पास हैं। राज्यसभा के पास एग्जेक्टिव पावर को डिसमिस करने का किसी भी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि जो मतलब मिनिस्टर्स बनते हैं या मतलब जो अपना प्राइम मिनिस्टर की जो एग्जेक्टिव कमेटी बनती है, उसके जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनके कुछ मेंबर जो हैं वो राज्यसभा से लिए जा सकते हैं, ठीक है। इवन कि अगर प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो भी राज्यसभा से बनाया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया था कि 2004 के अंदर, मई 2004 के अंदर जो प्रेसिडेंट बना था डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो मतलब मनमोहन सिंह जो है वो लोकसभा के मेंबर नहीं थे, वो राज्यसभा के मेंबर थे, और वो मतलब 2 साल तक वो मतलब 2 टेन्योर उन्होंने पूरे किए, 2009 तक आई थिंक सो वो रहे थे। अच्छा, अगली बात करते हैं, इनकी पास अमेंडमेंट पावर्स क्या हैं। इनके पास जो अमेंडमेंट पावर्स है वो 2/3 मेजॉरिटी इनकी रिक्वायर होती है किसी भी बिल को पास करने के लिए, ठीक है, इनकी भी और लोकसभा की भी। आगे है इलेक्ट्रल पावर्स। इलेक्ट्रल पावर्स के अंदर जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि ये इनको जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्ट होने के मतलब ना 3 प्रोसीजर होते हैं। प्रेसिडेंट ने अपना वोट लेना होता है राज्यसभा से भी, लोकसभा से भी, और जो भी स्टेट्स होती हैं यानी कि स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो मतलब अपना सूबों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिस तरह MPA मतलब होते हैं, ठीक है, MPS के भी वोट चाहिए होते हैं प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अपना मतलब प्रेसिडेंट की इलेक्शन के अंदर अपना कौन कौन आता है, राज्यसभा के वोट आ गए, लोकसभा के वोट आ गए, और वो जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या मतलब जो स्टेट लेजिस्लेटिव के असम्बलीज़ के जो मेंबर्स हैं, ये तीनों लोग मिलके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। अगला आता है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों मिलके वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। फिर आता है डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट की मतलब गैर मौजूदगी में चेयरमैन होता है राज्यसभा का, और डिप्टी चेयरमैन है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये ख़ुद इलेक्ट कर सकते हैं, चेयर अपना उसका क्या नाम है, राज्यसभा के लोग ख़ुद उसे इलेक्ट कर सकते हैं। आगे है इनके पास जुडिशल पावर्स क्या हैं। जुडिशल पावर में ये आता है कि मतलब ये प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ इम्पीचमेंट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट ने अगर कोई मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन की है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ कोई हरकत की है, तो ये उसके ख़िलाफ़ मतलब अपील दायर कर सकते हैं, इम्पीचमेंट कर सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ चार्जेस लगा सकते हैं, ठीक है, और प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं। अगली इनके पास जो पावर है वो है कि मतलब राज्यसभा जो है वो मतलब क्या करते हैं कि इनके स्पेशल एड्रेस के ज़रिए मतलब इनके पास ये इख्तियार होता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, अगर वो कोई मतलब ख़िलाफ़ मामूल काम करें या मतलब उनके ख़िलाफ़ कोई केस दायर हो जाए, तो मतलब उनका बाहर निकलना ज़रूरी हो, तो फिर ये उसके ख़िलाफ़ भी अपना केस दायर करके उनको भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि जजेस को भी रिमूव कर सकते हैं। अगला है कि मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो है द चार्जेस अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी लेवल्ड ओनली इन द राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ अगर कोई भी मतलब एक्शन होता है तो वो राज्यसभा खुद ही मतलब उसको हटा भी सकती है और उसके ख़िलाफ़ जो है वो अपनी पिटीशन दायर भी कर सकती है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बात बता दूं कि प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए जो रिक्वायर होता है, राज्यसभा भी चाहिए होती है, फिर लोकसभा भी चाहिए होती है, ठीक है। इसी तरह सुप्रीम और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको रिमूव करने के लिए भी राज्यसभा भी चाहिए होती है और लोकसभा भी चाहिए होती है, जबकि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ राज्यसभा खुद ही काफ़ी होती है। इसी तरह मतलब कुछ और मतलब हाई ऑफिशियल्स होते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर, जैसे अटॉर्नी जनरल हो गया
जैसे ऑडिटर जनरल हो गया या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, इनको भी अपना ये राज्यसभा जो है वो रेजोल्यूशन पास करवा के इनको भी रिमूव करवा सकती है। कुछ और पावर जो इनके पास हैं वो है कि मतलब अप्रूवल ऑफ द ऑर्डिनेंस इज़ इशूड बाय द प्रेसिडेंट, कि मतलब ये प्रेसिडेंट जो भी अगर कोई ऑर्डिनेंस इशू करेगा तो उसको ये अप्रूव भी कर सकते हैं, उसको करवा भी सकते हैं, ठीक है। यानी कि प्रेसिडेंट की किसी भी किस्म के ऑर्डिनेंस को अप्रूव करना ये भी इनके बस में होता है। फिर इसके बाद जो इनके पास पावर्स है वो है कि मतलब कोई भी किसी भी किस्म की जो एमरजेंसी डिक्लेयर होती है मुल्क के अंदर, ठीक है, उसको रेटिफाई करना, उसको डिक्लेयर करना, उसको जांचना, उसकी जांच पड़ताल करना, ये भी इनके पास पावर होती है। नेक्स्ट है कि मतलब मेकिंग एनी चेंज इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मामलात में किसी भी किस्म की तब्दीली करना, ठीक है। यानी कि जुरिस्डिक्शन होता है मतलब किसी भी किस्म की लॉ के हवाले से या लॉ मेकिंग के हवाले से कोई तब्दीली करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के अंदर, तो ये भी राज्यसभा जो है वो कर सकती है। और नेक्स्ट है कि मतलब लोकसभा की मेंबर्स की क्वालिफ़िकेशन को चेंज करना, ठीक है, यानी कि उनकी एज लिमिट को चेंज करना, उनकी क्वालिफ़िकेशन को चेंज करना, या उनके अपना इलेक्टरल प्रोसीजर को कोई थोड़ी बहुत अमेंडमेंट करना, तो ये भी इनके पास इख्तियारात होते हैं। मतलब ये उनके क्वालिफ़िकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ लोकसभा उसको भी राज्यसभा जो है ये चेंज कर सकती है। अब कुछ स्पेशल पावर्स इनके पास होती हैं जो मतलब लोकसभा के मेंबर्स के पास नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि मतलब इनके पास जो स्पेशल पावर्स होती हैं वो ये होती हैं कि देखें मतलब ना क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर भी है और इंडिया के अंदर भी है। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर गवर्नमेंट के दरमियान और सूबों के दरमियान 3 लिस्टें होती हैं, ठीक है। 3 लिस्टों से मुराद ये है कि उन लिस्टों के ऊपर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो डिवाइड हुए हुए होते हैं। एक लिस्ट का नाम होता है यूनिट लिस्ट होती है, ठीक है, फिर आती है स्टेट लिस्ट आती है, और फिर आती है कंकरेंट लिस्ट आती है, ठीक है। जो यूनिट लिस्ट होती है उसके अंदर पूरे के पूरी जो अमेंडमेंट या पूरे के पूरे जो मतलब इख्तियारात होते हैं वो सिर्फ सेंटर के पास होते हैं। यानी कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उस यूनिट लिस्ट के अंदर जो जो डिपार्टमेंट आते हैं उनके अंदर तब्दीलियाँ कर सकती है। फिर जो है मतलब दूसरे नंबर पर जो आते हैं उनका क्या नाम है, हाँ मतलब देखें जो पहला है ना अपना यूनिट लिस्ट है, यूनिट लिस्ट के अंदर डिफेंस का प्रोसेस आता है, फॉरेन पॉलिसी आ जाती है, ठीक है, और बजट के मामलात आ जाते हैं या आर्मी वगैरह आ जाती है, ये सारा फेडरल के पास होता है। दूसरा होता है उसका क्या नाम है, दूसरी जो लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट होती है या मतलब प्रोविंशियल लिस्ट होती है, उसके सारे इख्तियार सूबों के पास होते हैं या स्टेट्स के पास होते हैं, ठीक है। वो जो मतलब उसके अंदर जो डिपार्टमेंट होता है एजुकेशन आ जाती है, हेल्थ आ जाती है, ठीक है, उनके अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं। तीसरा जो प्रोसेस है वो होता है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिसमें सूबे और वफाक यानी कि स्टेट्स और यानी कि जो नीचे सूबे होते हैं वो और जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो ये मिलजुल के उस कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो डिपार्टमेंट है उनको ये चलाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मतलब इनके राज्यसभा के पास एक स्पेशल पावर होती है कि ये जो स्टेट लिस्ट होती है ना या मतलब जो प्रोविंशियल लिस्ट होती है उसमें से अगर किसी भी डिपार्टमेंट को ये अपने कंट्रोल में लाना चाहें तो ये 2/3 मेजॉरिटी के ज़रिए अमेंडमेंट करके या मतलब 2/3 मेजॉरिटी के ज़रिए एक बिल को मंजूर करके उस डिपार्टमेंट का उस यानी कि स्टेट के सब्जेक्ट को अपने कब्ज़े में 1 साल के लिए कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि उसकी मुकम्मल तौर पर पॉलिसीज़ या उसको लेजिस्लेट करना ये अपने हाथ में कर सकते हैं, इनके पास ये पावर होती है, ठीक है। अच्छा मतलब सच a resolution empowers the union parliament to legislate on such a state subject for a पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए। या मतलब सच रेजोल्यूशन ऐसी जो मतलब रेजोल्यूशन है ये राज्यसभा कई बार इस्तेमाल कर चुकी है, ठीक है। सच रेजोल्यूशन कैन बी रिपीटेडली पास्ड बाय द राज्यसभा। नेक्स्ट जो है मतलब इनके पास इख्तियार है वो है कि मतलब ये पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन या एबोलिशन ऑफ एन ऑल इंडिया सर्विसेज, मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करना या एबॉलिश करना, मतलब पहले से बनाई हुई पॉलिसियाँ मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज की पहली बनाई हुई सर्विसेज को ख़त्म करना या नई पॉलिसीज़ बनाना, ये भी 2/3 मेजॉरिटी के ज़रिए अगर ये चाहें तो मतलब उनको नेशनल इंटरेस्ट की बुनियाद पे ये उनको चेंज कर सकते हैं राज्यसभा के लोग, ठीक है। राज्यसभा हैज़ द पावर टू क्रिएट 1 or more
न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज एंड इट कैन बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑन दी बेसिस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट की बुनियाद पे ये डिसबैंड भी कर सकते हैं, यानी कि एबॉलिश भी कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो राज्यसभा है इंडिया का, ये ना तो इतना वीक है कि जितना वीक ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। ठीक है, यानी कि इनका सैनेट ना तो इतना वीक है कि जितना वीक अपना बरतानिया का सैनेट है, और इनका ये मतलब हाउस ना इतना ज़्यादा पावरफुल है कि जितना पावरफुल अमेरिका का सैनेट है। ठीक है, मतलब अमेरिका के सैनेट जितना पावरफुल भी नहीं और ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स जितना कमज़ोर भी नहीं है, बल्कि एक मिड वे, मतलब इन दोनों के दरमियान है, एक बैलेंस कायम किए हुए है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसके पास ये इतना ज़्यादा वीक नहीं है, इसके पास काफ़ी ज़्यादा मतलब सिग्निफिकेंट पावर्स इसके पास मौजूद हैं। ठीक है, 1950 से लेकर 26 जनवरी 1950 से लेकर 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था, और तब से लेकर आज तक ये अपना काम अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहा है। तो इतना ही, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए। अस्सलाम वालेकुम।